और पांचों के पांचों मेथड इसमें एडॉप्ट होंगे। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट खरीदा गया है जिसकी इनिशियल कॉस्ट है 1100 इंटू 10³ रुपीज़, इतना उसका इनिशियल कॉस्ट आया। पांचों के पांचों मेथड इसमें अडॉप्ट करने हैं। सैल्वेज वैल्यू एज 100 इंटू 10³ रुपीज़, फुल स्टॉप। लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इज 5 ईयर, इस टर्म्स को ध्यान रखना है। लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर एज 5 ईयर। अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो जो पांचवा मेथड अभी हमने पढ़ा था क्वांटिटी सर्वेयर मेथड, इसमें आप देखो कि 5 साल के स्ट्रक्चर के लिए कितना डेप्रिसिएशन होता है, और मुझे बताओ चैट बॉक्स में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सिंकिंग फंड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड, rate of interest of the sinking fund is 8%, then calculate yearly depreciation and book value, calculate yearly depreciation एंड बुक वैल्यू। अभी तक रिप्लाई नहीं आया। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट एंड ऑफ ईच ईयर। बाय ऑल पॉसिबल मेथड, बाय ऑल पॉसिबल। अब जितने भी मेथड हमने पढ़े थे, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड से लेके जितने भी हमारे पास मेथड थे, वो सारे के सारे मेथड यहाँ पे क्या होंगे, यूज होंगे। अब मैं जो बुक है उसको मैं सॉल्व करते चल रहा हूँ, नोट करते। अगर सबसे पहले हमारे पास मेथड आता है, उस मेथड को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या मान के चलते थे, ध्यान से सुनते चलना। अगर जिसको डाउट होगा, जिसको जहाँ पे भी डाउट होगा, वो डाउट मेरे से तुरंत पूछ लेना। कि सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड में ये अडॉप्ट करके चलते थे कि जो पहला मेथड की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट मेथड हमारे पास होता था उसका नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें हम ये मान के चलते थे कि जो हमारे पास अमाउंट है, जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है, वो अमाउंट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर एक साल 500 रुपये घट रहा है तो हर साल 500 रुपये ही घटेगा। भले ही इसका रेट क्या है, चेंजेज होता है, और जनरली रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में उस समय आपको समझाई थी कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसमें अमाउंट कांस्टेंट होता है। तो अब जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे, जब भी हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे तो हमें पता है कि पहले साल का जो डिप्रिसिएशन वैल्यू होगा वही दूसरे साल की वैल्यू होगी, वही तीसरे साल की होगी, वही चौथे साल की होगी, वही पांचवें साल की होगी, या वही हमारे पास क्या होगा, n नंबर्स ऑफ ईयर है तो n सालों के लिए अमाउंट बराबर होगा। तो हमें n टाइम्स ऑफ नहीं निकालना है, हमें सबको क्या कर देना है, इक्वल कर देना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया गया है। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन चाहे दूसरे साल का, चाहे तीसरे साल का, चाहे चौथे साल का, चाहे पांचवें साल का, जितने भी साल का है वो इक्वल होगा, बराबर होगा। और किसके बराबर होगा, तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला होता है CI - CS डिवाइड बाई n। n क्या है, n नंबर्स ऑफ ईयर है।
इस पूरे स्ट्रक्चर का जो हमारे पास डिज़ाइन लाइफ है वो डिज़ाइन लाइफ है 5 ईयर्स। तो हमने क्या किया, जो CI की वैल्यू थी 11 × 10⁻³ और जो हमारे पास सेल्वेज वैल्यू थी 100 × 10⁻³ कॉमन कर दिया, तो जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई 1100 - 100 मीन्स 1000, 1000 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 200 और 10⁻³ बाहर है। इतने रुपीज़ आपके पास हर साल का डेप्रिसिएशन आ गया बाई फर्स्ट मेथड, जिसको बोलते थे स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर? सबसे आसान मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड और सबसे एक्यूरेट मेथड जो हमने पढ़ा था क्वांटिटी सर्वे मेथड। अब हम बात करेंगे सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड क्या होता है, डिक्लाइन बैलेंस मेथड। और डिक्लाइन बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, फिक्स्ड डिक्लाइन बैलेंस निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है फिक्स्ड डिक्लाइन बैलेंस का कि 1 - CS/CI पे पावर 1/n। यहाँ पे सारी वैल्यू आपको गिवन है, 1 की वैल्यू 1 ही होगी, CS की वैल्यू आपको पता है 100 × 10⁻³ और इसकी है 1100 डिवाइड बाई 10⁻³। यहाँ से ये कट गया, एक शून्य से एक शून्य, दूसरे शून्य से दूसरे शून्य, 1/11 पे पावर 1/5 और जितनी भी वैल्यू आ रही होगी उसको 1 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.381। तो ये हमारे पास FBD की वैल्यू आई, फिक्स्ड बैलेंस जो डिक्लाइन बैलेंस है उसकी वैल्यू आ गई। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग में जो इनिशियल जो होगा, शुरुआत में जो बुक वैल्यू होगी वो तो इनिशियल कॉस्ट के बराबर होगी। कल भी ये चीज़ें मैंने बताई थी कि लेकिन आफ्टर 1 ईयर में क्या हो जाएगी, जो बुक वैल्यू की कीमत होगी वो इनिशियल कॉस्ट माइनस 1 साल में जो डेप्रिसिएशन आया, तो बुक वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी आफ्टर 1 ईयर, ये होगी इनिशियल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो CI में FBD का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। CI की वैल्यू हमें पता है, FBD की वैल्यू पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू सारी की सारी हमारे पास निकल के आ गई। बुक वैल्यू 1 ईयर के बाद इतना हमारे पास इनिशियल कॉस्ट था, 1 साल का डेप्रिसिएशन ये अमाउंट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। फिर अब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन किसके बराबर होगा, तो बुक वैल्यू जो फर्स्ट ईयर की आई थी उसमें FBD फिक्स्ड डिक्लाइन बैलेंस को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आएगी। फिर नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास दूसरे साल का जो हमारे पास डेप्रिसिएशन की बाद बुक वैल्यू आएगी वो आएगी पहले साल का बुक वैल्यू माइनस दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये अमाउंट आ गया। तीसरे साल का जो डेप्रिसिएशन आएगा B2 इंटू FBD, तो FDB जो हमारे पास आया था उसकी वैल्यू फिक्स थी, B2 की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली तो ये D3 आ गया। सिमिलरली आप क्या करोगे, हर साल का डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 5 है तो 5 सालों तक डेप्रिसिएशन निकाल के आओगे। अब यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे स्टार इसलिए लगाया गया है कि ये मेथड बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं होता है। रीजन क्या है कि अगर हमारे पास ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता तो 5 सालों के बाद जो डेप्रिसिएशन निकल के आता था उस सेम अमाउंट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं आता। 3 सालों तक तो हमने वैसे निकाला, D3 निकाला, B3 निकाला, D निकाला, D4 निकाला, B4 निकाला, लेकिन D5 निकालने के लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला ना यूज करके हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। अब देखो क्या है रिवर्स ऑर्डर चलने का मतलब, अगर सिंपल सोचो, सिंपल ये सोचो B4 की वैल्यू A आई थी, D5 कैसे निकलता, B4 इंटू FBD मल्टीप्लीकेशन करते ही आता, B5 कैसे निकलता, B4 माइनस D5, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं इतनी आती। जबकि क्वेश्चन में आफ्टर 5 ईयर बुक वैल्यू कितनी है, तो 5 साल के बाद जो आपके पास डेप्रिसिएशन दिख रहा है, जो उसके सेल्वेज वैल्यू दिख रही थी वो कुछ अलग थी, ये अमाउंट नहीं था। वो अमाउंट था 100, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था 100 इंटू 10⁻3, जबकि अगर इसको उस टर्म्स में निकाला जाए तो ये आ रहा है 99.9 इंटू 10⁻3, ये अमाउंट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अमाउंट गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ी को दूर करने के लिए, सो इन दिस मेथड बुक वैल्यू ऑफ द एंड at the last not came the equal to the salvage or scrap value, so this is a drawback of this method। इसलिए ये इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ये इसका एक्यूरेट, इसीलिए इसको नहीं माना जाता। तो तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें जो लास्ट स्टेप है उसको रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें पता है B5 की वैल्यू इतनी ही है, तो D5 क्या होगा, B4 माइनस D5 आपको यहाँ से B4 माइनस D5 की वैल्यू पता करनी है, दोनों की वैल्यू पता है तो यहाँ से आसानी से D5 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि B4 आपने पहले कैलकुलेट कर रखा है, D5 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी रहेगी, तो D5 की वैल्यू आपके पास क्लियर हो जाएगी। तो इस केसेज में आपके पास ये B5 होगा, तो यहाँ से आपके पास कैलकुलेशन करके वैल्यू निकल के आ जाएगी, और इसी वैल्यू के बेसिस पे आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है।
अब हम मूव करेंगे थर्ड मेथड की तरफ। जो हमारे थर्ड मेथड है उस थर्ड मेथड को देखते हैं, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। इसमें फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व किया गया है। आप टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो, ऑर्डर नंबर, और आपके पास रिवर्स कर देना है, 5 साल का ही है तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर फॉर्मूला निकालना चाहो तो फॉर्मूले सारी वैल्यू गिवन है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास पहले साल का डिप्रिसिएशन फॉर्मूला होता है CI माइनस CS, ऊपर ब्रैकेट में क्या होता है n माइनस m प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इसकी वैल्यू जब हमने पुट किया सारी वैल्यू, तो पहले साल का जो डिप्रिसिएशन आया वो आया 3,33,334 रुपये। ये पहला डिप्रिसिएशन है सम ऑफ द ईयर मेथड से। एक साल के बाद जो बुक वैल्यू आएगी वो इनिशियल जो कॉस्ट थी माइनस फर्स्ट साल का डिप्रिसिएशन, इनिशियल कॉस्ट इतनी थी, पहले साल का डिप्रिसिएशन इतना आया, इतना अमाउंट हो गया। D2 निकालना है हमारे पास। D2 की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी, तो हम सबसे पहले क्या करें, D2 निकालें। D2 में क्या करेंगे, m की वैल्यू, n की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, m की वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 2 पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिप्रिसिएशन इतना आया। तो B2 की किसकी वैल्यू आएगी, बुक वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर, पहले साल की बुक वैल्यू माइनस उसमें से दूसरे साल का डिप्रिसिएशन घटा दें तो वैल्यू इतनी निकल के आ रही है। सिमिलरली D3 निकाल लिया, D4 निकाल दिया, B3 निकाल लिया, B4 निकाल दिया, और लास्ट में हमारे पास B5 आएगा। इस केस में जो B5 आएगा वो एग्जैक्ट उसके बराबर आएगा जैसा जितना कि हमारे पास सेल्वेज वैल्यू गिवन है या स्क्रैप वैल्यू गिवन है, उतना हमारे पास उसके बराबर ही ये अमाउंट आता है। फोर्थ मेथड हमारे पास होता है जिसको आज ही हमने डिस्कस किया था, सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड में आपको एनुअली सिंकिंग फंड निकालना पड़ता है। तो आपको पता है एनुअली सिंकिंग फंड होता है CI माइनस CS, या जिसको S बोलते हैं, I/1 प्लस I/8। तो ये सारी वैल्यू है, इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपके पास जो सिंकिंग फंड अमाउंट एनुअली आ रहा है वो आ रहा है 1,70,456 रुपये। अब इसमें आपके पास बताया था मैंने एक और फॉर्मूला कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में पूछा जाएगा, जैसे अगर DM की वैल्यू पूछी जा रही है तो वो M क्या है कि किस पर्टिकुलर ईयर में पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, D1 प्लस I पे पावर m माइनस 1। पहले साल के लिए पूछा जा रहा है तो D की वैल्यू तो सेम रहेगी, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 हो जाता है 0, और 0 की पावर पूरा का पूरा पावर 1 हो जाता है। किसी भी चीज़ पे अगर पावर 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, चाहे वो कितना बड़ा भी अमाउंट हो। तो पहले साल का अमाउंट ये आ जाएगा। फिर बुक वैल्यू किसके बराबर होगी, इनिशियल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, इनिशियल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन घटाए तो ये वैल्यू आ गई। दूसरे साल इसमें D2 पुट करें तो M की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 1 प्लस जो इसकी वैल्यू आ रही थी इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई। सिमिलरली D3 आ जाएगा, D4 आ जाएगा, B3 B4, और आप जब लास्ट में इस मेथड को भी कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा 100 × 10⁻3। तो जो भी आपके पास कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के थ्रू गो थ्रू होना है। अगर उसमें अभी भी कैलकुलेशन में कहीं भी डाउट हो, पांचों के पांचों मेथड कैलकुलेट कर दिए थे, इसमें अगर कहीं भी डाउट है तो वो डाउट मेरे से पूछ लेना। अब इसके बाद जो आखिरी मेथड है, आखिरी मेथड सब क्या है, आखिरी मेथड है क्वांटिटी सर्वे मेथड। इसमें क्या बोला गया था, क्वांटिटी सर्वे मेथड में अगेन आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें एक टेबल दिया गया था, इसमें बोला गया था अगर डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर 0 से 5 साल के बीच में है तो डिप्रिसिएशन 0 होगा, 5 से 10 साल के बीच में होगा तो 0.5% डिप्रिसिएशन होगा। बाकी इसके बेसिस पे टेबल गिवन है। जो हमारा ये क्वेश्चन था, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारे पास डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, डायरेक्टली दिया है कि 5 जो कितना है 5 ईयर्स के लिए ही है। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर 5 ईयर्स के लिए है तो फिर अगेन हम टेबल देखें कि 5 ईयर्स के लिए डिप्रिसिएशन कितनी बोली गई थी। तो 5 ईयर्स के लिए डिप्रिसिएशन बोला गया था, एनुअल डिप्रिसिएशन 0 है। तो कहीं ना कहीं हम 5वें मेथड में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जैसा हमें टेबल गिवन था कि 0 से 5 ईयर के बीच में डिप्रिसिएशन 0 होता है, तो इस केस में कोई डिप्रिसिएशन नहीं होगा और हमारी आंसर जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो न्यूमेरिकल था वो ऑल मेथड से न्यूमेरिकल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कुछ हमारे पास 1-2 टेक्निकल टर्म्स आते हैं, उन 2 टेक्निकल टर्म्स को देखेंगे क्या क्या होते हैं। पहला होता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है या लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कभी कभी रियल लाइफ में बहुत बार सुनने को आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी देने जाओगे तो कहीं ना कहीं ये सुनने को जरूर मिलता है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो इसमें क्या मेंशन है कि एनी प्रॉपर्टी विच इज इन द कंप्लीट प्रोफेशनल ऑफ द ओनर, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे के पूरी तरह से किसके कब्जे में हो, ओनर जो मालिक है उस मालिक के कब्जे में होती है, उसको बोलते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी।
द ऑनर कैन यूज दिस प्रॉपर्टी इन एनी वेज ही लाइक्स। जो ऑनर होता है, जो उस प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है, उसी के कब्जे में है और वो उस प्रॉपर्टी पे जो चाहे खेती करना चाहे खेती करे। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रहा है, मल्टी स्टोरेज बनाए, उसमें गड्ढे खोदना है गड्ढे खोदे, उसकी जो मर्जी है वो मर्जी से काम करेगा, तो वह उसको कहलाती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। दूसरा होता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। जो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, अभी देखो किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं कि वो किसानों से ज़मीन प्रॉपर्टी, या तो एक होता है पूरी तरह से खरीद लेना और एक होता है कि लीज पे लेना। लीज मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो सिमिलरली एक कोई भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसको क्या किया जाता है, किसी पर्सन को अब कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहा है। लीज का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पे। तो हो सकता है कि उसने कुछ ईयरली बोला हो कि हम इतना ईयरली चार्ज देंगे, या मंथली बोला हो मंथली चार्ज देंगे। किसको देंगे, फ्री होल्डर को। और देन द प्रॉपर्टी इज टर्म एज लीज प्रॉपर्टी। अब वो ओनर के बस में नहीं रहा, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है, सपोज कि 2 लाख रुपए हम महीने लेंगे, तो अब जो लीज पे ले लिया उसके अंदर वो पूरा का पूरा चला गया। अब ये ओनर अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं कर सकता। तो लीज क्या होता है, इंडिया में जो लीज दिया जाता है वो 9 साल से लेकर 99 साल के बीच में बनता है बॉन्डिंग। 1-2 साल का लीज नहीं बनता है। इंडिया में अगर कोई लीज लेता है तो कम से कम 9 ईयर और मैक्सिमम 99 ईयर के लिए होता है, इन केस ऑफ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग के केस में है तो। फिर नेक्स्ट हम आता है हमारे पास मोटरेज लोन। क्या होता है, आप प्रॉपर्टी दिखा के और उस पर लोन निकाल रहे हो, तो वो लोन आपके पास कहलाता है मोर्टेज लोन कहलाता है। तो मोर्टेज लोन भी समझ में आ गया होगा कि मोर्टेज क्या होता है, कि द लोन विच इज बीइंग रेज बाय द ऑनर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी को दिखा के, या ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी को बैंक में जमा करके, प्रॉपर्टी के कागज को, और आप क्या कर सकते हो, लोन निकालते हो, वो होता है आपके पास मोर्टेज लोन। सिंकिंग फंड के बारे में डिस्कस कर ही लिए हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस कर ही लिया है। कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, ये चीज़ें भी डिस्कस कर चुके हैं। ईयर परचेज क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो अब लास्ट में आता है कि आपके पास एक टर्म्स आता है एन्युटी। एन्युटी क्या होता है, ध्यान देना, एन्युटी का मतलब ये हुआ कि आपने जो लोन लिया था मोटरेज, उसका आपके पास इंस्टॉलमेंट कितना आया साल का। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ द सिंकिंग फंड, कि आप कितना जमा कर रहे हो हर साल, चाहे लोन की बात करो चाहे इंस्टॉलमेंट जो है आपके पास सिंकिंग फंड का है, वो आपके पास क्या कहलाता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट होता है, वो आपके पास एन्युटी कहलाता है। अब रिपेयर की बात करें तो रिपेयर सबको पता है रिपेयर क्या होते हैं। जो रिपेयर का अमाउंट होता है वो 1 से लेकर 1.5% में जाता है, अगर मंथली रेंट के बराबर। इन तीनों में से कोई भी एक कंसीडर किया जाता है। क्या क्या हो सकता है, 1 से 1.5% मंथली रेंट के बराबर हो सकता है, 10 से 15% ऑफ ग्रॉस इनकम के बराबर हो सकता है, या 1 से 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के बराबर हो सकता है। इसके अलावा मैनेजमेंट और कलेक्शन चार्जेज भी होते हैं। बस याद रखना है अमाउंट कितना होता है, तो 5 से 10% के बराबर होता है। अब इसमें क्या होता है मैनेजमेंट में जैसे लिखा हुआ कि सम स्टाफ ही रिक्वायर फॉर द मेंटेनेंस एंड बिल्डिंग ऑफ, तो जैसे स्वीपर्स की जरूरत पड़ती है, लिफ्टमैन की जरूरत पड़ती है, गार्ड की जरूरत पड़ती है। अब इनका जो कॉस्ट होता है वो 5 से 10% ऑफ द ग्रॉस इनकम के बराबर होता है। अब जो छोटा सा और टॉपिक है ये है मेथड ऑफ वैल्यूएशन, जिसको हम कल पढ़े। ये हमारे पास 4 से 5 मेथड हैं, टोटल थ्योरी है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो इस किस तरीके से किया जा सकता है, ये टाइप्स बोल सकते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं। बाकी हमारे पास हमने इस टॉपिक में डिस्कस कर ही लिया है कि कौन कौन से हमारे पास न्यूमेरिकल पर्पज ऑफ व्यू से कितने कितने तरह के हमारे पास किए जा सकते हैं। डिटरमाइन करने के, डिप्रिसिएशन के, कैलकुलेट करने के मेथड डिस्कस कर लिए हैं। अब अगला जो है वो है हमारे पास मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन की, कौन कौन से पर्पज से हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन करते हैं। तो एक होता है डिप्रिसिएशन मेथड, जिसके बारे में डिप्रिसिएशन निकाल के हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन के मेथड हैं ये, अभी हमने जो पढ़ा था वो डिप्रिसिएशन के मेथड पढ़ा था। वैल्यूएशन जो करेंगे वो कॉस्ट के बेसिस पे करेंगे, अगर प्रॉफिट के बेसिस पे कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं, या रेंटल बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये 5 तरीके होते हैं जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज का टाइम ओवर हो चुका है। बाकी अगर किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी, ये पूरे के पूरे नोट्स मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो वो मेरे को इन्फॉर्म कर देंगे।